हेलो क्लास 10th। आ गए हम अपने न्यू टॉपिक पे। ये है उदारवादियों की क्रांति। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था भूख कठिनाइयाँ और जन विद्रोह यूरोप में। तो हमने पढ़ा था कि कैसे बुनकरों ने जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ जन विद्रोह कर लिया था, उनके घरों में घुस गए थे, तोड़फोड़ मचाई थी और कई जो ठेकेदार थे उनको अपने घर से भागना पड़ा था दूसरे गांव की तरफ। अब 1848 की क्रांति का समय है। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी फैल गई थी, तो जो किसान मजदूर थे वे विद्रोह कर रहे थे। उनके समांतर पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनकी भी अलग एक क्रांति थी। मतलब क्रांति सब लोग कर रहे थे, बट उसका जो तरीका था वो हर जगह अलग था। जो बेरोजगार लोग थे वो अलग तरीके से कर रहे थे, और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके करने का तरीका अलग था। फरवरी 1848 की घटनाओं से जो राजा थे उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। ऐसा कहा गया कि जो पुरुष हैं वो जो सार्वत्रिक मताधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, वो देंगे। और उसके बाद ही जो राजा है वो एक गणतंत्र के साथ में चलेगा। मतलब वो राजा भी रहेगा, लेकिन उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। यूरोप के अन्य भागों में जहां सभी अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुष ने भी संविधान की मांग की थी। उन्होंने बोला था कि संविधान की मांग के साथ ही हम उदारवादी सॉरी, जो आपको याद रखना है कौन कौन से थे। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, इन लोगों ने भी राष्ट्रीय एकीकरण की मांग की थी। और उन्होंने बोला था हमें भी संविधानवाद चाहिए। मतलब अब राजा है या नहीं है मतलब नहीं है हमको, लेकिन उसके साथ एक नियम चाहिए, एक रूल बुक चाहिए जिसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। किसी एक के हाथ में सारा जो अधिकार है वो ना जाए, इसकी वजह से उनको संविधानवाद चाहिए था। उन्होंने बढ़ते हुए जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। अब हर कोई चाहता था कि भाई जो राजा हैं उनके अधिकारों को सीमित कर दिया जाए। तो उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जो लोगों में अंदर से असंतोष है कि नहीं नहीं, सबके पास अधिकार होना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य की मांग कर दी कि सब संविधान होना चाहिए। और संविधान कब होगा? जब राष्ट्र राज्य होगा। यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। और राष्ट्र राज्य की मांग क्या थी? अगर कोई राष्ट्र राज्य बनता है, अगर कोई देश, अगर कोई राज्य राष्ट्र राज्य बनता है, तो उसके पास क्या क्या होगा? उसके पास एक संविधान होगा, उसकी प्रेस को स्वतंत्रता मिलेगी और वहाँ के लोगों को संगठन बनाने की आज़ादी मिलेगी। इन 3 नियमों के साथ राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया गया था, या उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा था। जर्मनी जो इलाके थे, बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया गया। यहाँ पे सबसे पहले हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने एक जो शहर था, राजनीतिक संगठनों के साथ उन्होंने एक शहर फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में उन्होंने एक संगठन बनाया, या लोग एकत्रित हुए एक असेंबली के पक्ष में, एक नेशनल असेंबली बनाने के पक्ष में। 18 मई का दिन था 1848 में। उस दिन 1831 जो प्रतिनिधि थे, जो इलेक्शन में खड़े होना चाहते थे या प्रतिनिधित्व करना चाहते थे, वो लोग वहाँ पर आए और फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। सारे प्रतिनिधित्व जो थे करने वाले, जो लोग थे, प्रतिनिधि थे, वो एक जगह बैठ गए। यह संसद कहाँ लगाई गई थी? ये नाम इम्पॉर्टेंट है। ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। जर्मनी में हुई थी, असेंबली में, फ्रैंकफर्ट शहर में हुई थी, 18 मई 1848 को हुई थी। ऐसे याद रख सकते हैं, 18-18-48, 18 मई 1848 को की गई थी। और 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे जो कि सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उन्होंने एक लिखित संविधान तैयार कर लिया था कि अब जो है वो इस संविधान के हिसाब से हम चलेंगे। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जो संसद के अधीन रहना, जिसको संसद के अधीन रहना था। मतलब गणतंत्र भी है, हमारे पास संविधान भी है, और हमारे पास एक राजा भी है, और ऐसा राजा है जो संविधान को मानता है।
जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जर्मनी में किस राजा की बात कर रहे हैं, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की। उनको सबसे पहले उनको कहा गया कि भाई आप राजा हैं, आप जो संविधान के अनुसार आप चलें, तो उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बोला अगर मैं राजा हूँ तो मैं मेरे हिसाब से चलूँगा, मैं किसी संविधान को फॉलो नहीं करूँगा। निर्वाचित सभा के विरोधी थे और उन्होंने किन राजाओं को साथ दिया, जो इस असेंबली के अगेंस्ट थे, उन लोगों का साथ देने की कोशिश करी। जहां कुलीन और सेना में बड़ा विरोध बढ़ गया। अब जो सेना थी वो गणतंत्र के साथ चलना चाहती थी और जो कुलीन वर्ग था वो राजा के साथ चलना चाहता था, तो दोनों में जो विरोध था वो बढ़ गया। संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। अब जो संसद थी जो ये फ्रैंकफर्ट में बनाई जा रही थी, इसका जो आधार था ये काफ़ी कमज़ोर हो गया था। संसद के मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उसका समर्थन खो बैठे। अब क्या हुआ वहाँ पे कि अब देखिए जो मध्यम वर्ग था वो उनके क्या चलते थे, उनके चलते थे बिजनेस में काम कौन करता था, कारीगर और मजदूर। तो जब कारीगर और मजदूर की मांगों को पूरा किया जाएगा तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि मध्यम वर्ग जो वहाँ बिजनेसमैन है, जो उस बिजनेस का जो ऑनर है, जो स्वामित्व है, वो उसको परेशानी होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध कर दिया, जिसकी वजह से समर्थन मिलना बंद हो गया। मजदूर और जो कारीगर थे उन्होंने बोला कि जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो हम मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन का साथ क्यों दें। तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर कर दी गई। मतलब जो गरीब लोग थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, इसकी वजह से सैनिक बुलाए गए और ये जो पूरी फ्रैंकफर्ट में जो ये असेंबली बनाई जा रही थी ये रद्द हो गई। राजा ने लेने से मना कर दिया, कारीगर और मजदूर भी अलग हो गए, तो पूरी तरीके से इसे ख़त्म कर दिया गया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाएं सक्रिय थीं। अब ये महिलाओं को भी नहीं चाहते थे कि वो उसमें जो संसद है उसमें आएँ, जबकि ये उनकी हेल्प पूरी तरीके से लेते थे। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। उन्होंने भी अलग एक संगठन बनाना शुरू किया। उन्होंने बोला कि जब आप हमें अपने संगठन में नहीं लेंगे या संसद में हमें हमारा स्वामित्व नहीं देंगे तो हम अलग संगठन बनाएंगे। और उन्होंने अपने अलग अखबार शुरू किए, अलग राजनीतिक बैठकें करने लगी और प्रदर्शनों में शिरकत करने लगी। अब वो पुरुषों के साथ नहीं बल्कि अपने अलग राजनीतिक संगठनों में काम कर रही थी। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के में चुनाव के दौरान, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी जो महिलाएं थीं उनको चुनाव के दौरान जब ये फ्रैंकफर्ट में आए तो उसके बाद भी असेंबली में चुनाव के दौरान इनके साथ, ये देखिए ये है सेंट पॉल चर्च, जहाँ पे ये नीचे बैठे हुए हैं 831 लोग। किस दिन का समय है ये, 18 मई 1848 का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मताधिकार से वंचित रखा गया। मतलब उनका इतना सारा काम था, उन्होंने हर जगह मदद करी थी, उसके बाद भी उनको वहाँ से मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद सभा आयोजित की गई तो महिलाओं को केवल प्रेषकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। यहाँ पे नीचे 831 लोग बैठे हैं जो प्रतिनिधि कर रहे हैं जर्मन रिपब्लिक का, और ऊपर आप देख सकते हैं महिलाएं खड़ी हैं जो सिर्फ देखने, ऑडियंस का काम कर रही हैं, जिनको कि उस जगह पार्ट लेने का जो अधिकार था वो नहीं था। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई। अब यहाँ पे जो अमीर लोग थे वो रूढ़िवादी जो लोग थे, जो पुराने ख्यालात रखने वाले कि नहीं राजा होना चाहिए, उसी के अंडर में प्रजा होनी चाहिए, जो कुलीन वर्ग था वो उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हो गया। पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई, है ना, उस चीज़ को नहीं सह पाई, उस चीज़ के साथ नहीं चल पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को दबाया जा सकता है। लेकिन जो उदारवादी जो ये रूढ़िवादी लोग थे, इनको भी एक बात समझ में आ गई कि अगर हम पुरानी तकनीकी से चलेंगे तो बार बार ये जो क्रांतियां हैं ये होती रहेंगी, ये चलती रहेंगी। तो उन्होंने बोला कि अब हम कुछ नया करते हैं। हम 1848 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों को
परिवर्तन किया जाएगा। मतलब जो निरंकुश थे ना, जो राजा अपने मन का करता था, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। आगे से हम आपका ध्यान रखेंगे, मतलब जो मध्यम वर्ग है या जो निचला वर्ग है उनका भी ध्यान रखेंगे, और निरंकुश राजशाही नहीं चलेगी। 1815 में जो हो चुका था इससे पहले, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। इस प्रकार हैप्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। जो आपको याद होगा कि नेपोलियन, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि नेपोलियन को जो नेपोलियन था उसकी चीज़ें, उन्होंने बोला था कि भूदासत तो ख़त्म कर दिया जाएगा, उसने बोला था बंधुआ मजदूरी ख़त्म कर दी जाएगी। तो इन्होंने भी सेम वही चीज़ कि कुछ उनको भी खुश करो, तो वो इतनी क्रांतियाँ नहीं करेंगे। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्त प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ था। मतलब ये उस जगह के लोगों की बात बताई जा रही कि जो हैब्सबर्ग थे, हंगरी के लोगों को ज़्यादा इससे फ़ायदा मिला बजाय कि जो निरंकुश मैग्यार थे उनको। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। इसको बेसिकली इसमें जो फ़ोटो है ये आपको काफ़ी कुछ समझा देती है। मिलते हैं अपने अगले जो पार्ट है उसमें, जिसका नाम है जर्मनी और इटली का निर्माण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जर्मनी और इटली निर्माण किया गया। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।